क्या पढ़ा रहे थे? तुर्क मुसलमानों का आक्रमण। और तुर्क मुसलमानों के आक्रमण में जो है महमूद गजनबी पढ़ा दिए थे। महमूद गजनबी के बाद जिस तुर्क मुसलमान ने भारत पर आक्रमण किया उसका नाम मोहम्मद गौरी था। तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण को जो है देखेंगे हम लोग। चलिए, कुछ कमेंट देख रहे थे, कुछ कमेंट का जवाब देना जरूरी है। आपको जो फुल लेंथ टेस्ट होगा प्रत्येक रविवार को, वो ऑफलाइन तो शाम में 4 बजे इस बार हुआ है। अगली बार कब होगा वो तो पता नहीं। 4 बजे ही होना चाहिए, शाम के टाइम ही होना चाहिए, उसी टाइम में होना चाहिए। लेकिन ऑनलाइन जो है उस टेस्ट का क्वेश्चन आपके बैच में रात तक डाला जाएगा। और जो यानी आप कहिएगा 4 बजे डाल देने के लिए, नहीं डालेंगे, नहीं डाला जाएगा। उस रविवार यानी जिस दिन टेस्ट होगा उसके रात में 10 बजे तक डाला जाएगा। उसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऑनलाइन एडमिशन लिए हैं, ऑफलाइन आकर के टेस्ट देना चाहते हैं, नहीं दे सकते हैं, नहीं, आपको अलाउ ही नहीं करेंगे। ऑनलाइन कम फी है, ऑफलाइन ज़्यादा फी है। ऑफलाइन ज़्यादा फी होने का कारण ही यही है कि टेस्ट बच्चों को जो है ऑफलाइन करवाया जाएगा, तो फिर आप कैसे आ सकते हैं? फिर ऑनलाइन ऑफलाइन में डिफरेंस क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। तो इसलिए जो भी ऑनलाइन वाले लोग हैं वो ऑफलाइन टेस्ट नहीं आ सकते हैं। आपने ऑनलाइन परचेज किया है, आपको हर चीज ऑनलाइन ही करना होगा। अब आइए पढ़िए। तुर्की मुसलमानों के आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनबी के आक्रमण को हम लोग पढ़ लिए थे। आज के सेशन में हम लोग मोहम्मद गौरी के आक्रमण को पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी के आक्रमण को पढ़ेंगे। एक तो जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी को कई नामों से जाना जाता है। मोहम्मद बिन साम, मुइजुद्दीन बिन साम, गौर का मोहम्मद, मोहम्मद गौरी, इन तमाम नामों से मोहम्मद गौरी को जाना जाता है। आपने इससे पहले गजनबी साम्राज्य को पढ़ा है। जो गजनबी साम्राज्य है, गजनबी साम्राज्य के अंतर्गत ही एक छोटा सा प्रांत गौर प्रांत हुआ करता था। गजनबी साम्राज्य आपको, या गजनी साम्राज्य, गजनबी साम्राज्य कहिए या गजनी साम्राज्य कहिए, अफगानिस्तान में गजनबी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए आप ना। गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? कौन है जी? अलप्तगीन। खड़ा रहिए आप, खड़ा रहिए आप। अलप्तगीन के नेतृत्व में गजनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उस गजनी साम्राज्य का ही एक छोटा सा प्रांत था गौर, और उसी गौर प्रांत के शासक मोहम्मद गौरी बने थे। तो जो मोहम्मद गौरी थे, ये आपको गजनी साम्राज्य के अंतर्गत गौर प्रांत के शासक बने। ये गौर प्रांत के शासक 1173 में बने। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर प्रांत के शासक बने। जब मोहम्मद गौरी गौर प्रांत के शासक बने तो उन्होंने अपना लक्ष्य महमूद गजनबी से अलग बनाया। खड़ा हो जाइए उधर, चश्मा वाली। महमूद गजनबी का क्या लक्ष्य था? किस लक्ष्य के साथ वो भारत पर आक्रमण कर रहा था? बैठ जाइए। तो महमूद गजनबी का लक्ष्य था भारत पर आक्रमण करके भारत के राजाओं को पराजित करना, उससे धन लूटना, और उस धन के मदद से मध्य एशिया में एक विशाल इस्लामी साम्राज्य को स्थापित करना। यह महमूद गजनबी का लक्ष्य था। वहीं अगर हम मोहम्मद गौरी को देखें तो इन्होंने अपना लक्ष्य यह बनाया कि हमें भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित करना है। हमें भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित करना है। तो मोहम्मद गौरी ने अपना लक्ष्य बनाया था कि हमें भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित करना है।
अपने इस लक्ष्य को लेकर ही मोहम्मद गौरी ने भारत के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। मोहम्मद गौरी का भारत के ऊपर प्रथम आक्रमण 1175 में हुआ, 1175 ईस्वी में। और 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था। मुल्तान वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। तो पाकिस्तान के मुल्तान पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किया। और मोहम्मद गौरी ने मुल्तान के शासक को पराजित कर मुल्तान पर अधिकार कर लिया। जब मोहम्मद गौरी का अधिकार मुल्तान पर हो गया, तत्पश्चात मोहम्मद गौरी मुल्तान से आगे बढ़े। यहां पर अगर आप मानचित्र को देखेंगे तो ये आपको यहां पर पाकिस्तान है और पाकिस्तान में ही मुल्तान पड़ता है। समझ, पाकिस्तान में मुल्तान पड़ता है। पाकिस्तान के मुल्तान को जब मोहम्मद गौरी ने जीत लिया, तत्पश्चात मोहम्मद गौरी भारत की ओर अग्रसर हुए। और जब मोहम्मद गौरी आगे भारत की ओर अग्रसर हुए तो मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन का अभियान किया। गुजरात के पाटन, गुजरात यहां पर है, गुजरात में ही पाटन है। गुजरात के पाटन का अभियान किया और मोहम्मद गौरी गुजरात के पाटन का अभियान 1178 में किया। 1178 में किया। 1178 में जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात के पाटन का अभियान किया तो उस समय गुजरात के शासक थे भीम द्वितीय। गुजरात के शासक थे भीम द्वितीय और मोहम्मद गौरी के बीच 1178 ईस्वी में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में मोहम्मद गौरी की हार हुई। खड़ा हो जाइए, बैठिए ना। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान है मोहम्मद बिन कासिम। कौन था जी? सुबुक्तगीन। समझिए, सुबुक्तगीन। तुर्की मुसलमानों में मोहम्मद बिन कासिम अरबी मुसलमान था। सुबुक्तगीन प्रथम तुर्की मुसलमान था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। सुबुक्तगीन के आक्रमण के बाद ही महमूद गजनबी ने, और महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी। तो ये जो सुबुक्तगीन के बाद महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी, ये तीनों लोगों ने जो आक्रमण किया, ये तीनों तुर्की मुसलमान थे। और इन तीनों तुर्की मुसलमानों में सुबुक्तगीन को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। महमूद गजनबी को भारत में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। भारत में अगर किसी तुर्की मुसलमान को सर्वप्रथम हार का सामना करना पड़ा है तो वह है मोहम्मद गौरी। तो भारत में पराजित होने वाला, भारतीय शासक से पराजित होने वाला जो प्रथम तुर्की मुसलमान था वह आपको मोहम्मद गौरी हुआ। देखिए, जब हम परीक्षा देते हैं, हो सकता है सफल हो सकता है असफल हो। बहुत सारे लोग जब असफल होते हैं तो बिखर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जब असफल होते हैं तो अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उन गलतियों के ऊपर काम करते हैं और फिर आगे आने वाले दिनों में उससे बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। तो वही मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी को भले ही हार मिली हो, मोहम्मद गौरी ने 1175 से लेकर 1205 ईस्वी तक लगातार भारत पर आक्रमण किया। कई दफा मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा, कई दफा मोहम्मद गौरी की जीत हुई। मोहम्मद गौरी हारे जीते उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका लक्ष्य था भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित करना। उन्होंने भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित किया। एक हार से डर जाए ये भी सही नहीं है। हार जीत जीवन के दो पहलू है। कभी आप जीतेंगे, कभी हारेंगे, कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे। ये लगा रहता है जीवन में। और आपका जीवन कोई एक परीक्षा तक सीमित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि परीक्षा क्रैक नहीं कर पाए तो हमारा आगे का कुछ जीवन नहीं है। आगे का बहुत जीवन है। बहुत कुछ करके आप अपना पालन पोषण कर सकते हैं। समझ गए? अब देखिएगा, यहां पर मोहम्मद गौरी की इस प्रकार से 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन में भीम द्वितीय द्वारा हार हुई। तो मोहम्मद गौरी वापस लौटे, अपने साम्राज्य गौर प्रांत वापस लौटे, अपनी कमियों को पहचाने। और अपनी कमियों को पहचानने के बाद मोहम्मद गौरी ने पुनः भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। मोहम्मद गौरी ने महमूद गजनबी की नीति को अपनाया।
महमूद गजनबी की क्या नीति थी? तो महमूद गजनबी जब भारत पर आक्रमण करना शुरू किया तो उसकी नीति यह थी कि महमूद गजनबी ने सबसे पहले अपने सीमावर्ती क्षेत्र को जीता, अपने सीमावर्ती क्षेत्र को जीता। उसी प्रकार से मोहम्मद गौरी ने भी सबसे पहले अपने सीमावर्ती क्षेत्र को जीता, यानी भारत का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसको जीता। जैसे पेशावर हो गया, लाहौर हो गया, सियालकोट हो गया, इन तमाम क्षेत्रों को मोहम्मद गौरी ने जीता, सभी क्षेत्रों को मोहम्मद गौरी ने जीता। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि भारत ये है, यहां पाकिस्तान है, पाकिस्तान भारत के साथ सीमा बनाती है, तो जो भी प्रमुख क्षेत्र था पाकिस्तान का, लाहौर, सियालकोट, पेशावर, इन सभी को जीत लिया। समझ गए? इन सभी को जीत लिया, मतलब इस एरिया पर मोहम्मद गौरी का पूरा अधिकार हो गया। तत्पश्चात मोहम्मद गौरी भारत की ओर अग्रसर हुए, भारत की ओर अग्रसर हुए तो मोहम्मद गौरी ने पाकिस्तान के लाहौर, सियालकोट, पेशावर, इन सभी क्षेत्र को जीत करके तब भारत की ओर पुनः अग्रसर हुआ। और मोहम्मद गौरी पंजाब के भटिंडा को जीता। जब मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण हो रहा था तो उस समय दिल्ली की गद्दी पर जो शासक बैठा हुआ था उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। तो मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर पृथ्वीराज चौहान बैठा हुआ था और पृथ्वीराज चौहान का शासन दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्र में था। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान के कुछ एरिया में, इन तमाम क्षेत्रों में पृथ्वीराज चौहान का शासन था। पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य में ही पंजाब आता था। पंजाब जो है, समझे, पंजाब पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्राधिकार में आता था और पंजाब के भटिंडा को पृथ्वीराज चौहान का जिस पर अधिकार था, पंजाब के भटिंडा पर, उस भटिंडा को मोहम्मद गौरी ने जीत लिया, उस भटिंडा को मोहम्मद गौरी ने जीत लिया। जब भटिंडा को मोहम्मद गौरी ने जीता, यही घटना तराइन के युद्ध का कारण बना, तराइन के युद्ध का कारण बना। और फिर कालांतर में जाकर दो युद्ध हुए, बाद में जाकर दो युद्ध हुए, जिसे हम लोग तराइन का प्रथम युद्ध तथा तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं, और यह दोनों युद्ध अगर हम देखें तो यह दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, और तराइन का द्वितीय युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया। मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान के बंदी गृह में था तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से क्षमा की मांग की, यानी माफ करने की मांग की। भारतीय शासक, हमारी जो संस्कृति रही है शुरुआती दौर से ही शांतिप्रिय संस्कृति रही है, भारतीय शासक पृथ्वीराज चौहान ने अनुनय विनय करने पर मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। यह पृथ्वीराज चौहान की भूल थी। अगर पृथ्वीराज चौहान ऐसा नहीं करते तो भारत में इस्लामी सत्ता स्थापित नहीं हो पाता। यह पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ी भूल थी और कई सारे इतिहासकारों ने इस घटना को भारत के इतिहास में एक बड़ा परिवर्तन बिंदु कहा है। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने क्षमा याचना मांगने पर छोड़ दी। तत्पश्चात मोहम्मद गौरी वापस अपने साम्राज्य लौटे और फिर अपनी सेना को तैयार किया, अपनी सेना को प्रशिक्षित किया, अपनी सेना को तैयार किया, खुद को और अधिक मजबूत किया और फिर से पृथ्वीराज चौहान को चुनौती दिया। इसी तत्वाधान में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। यह युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को काफी कम करके आंका। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हो रहा था तो पृथ्वीराज चौहान को लगा इसको तो हम पहले हराए हुए हैं, तो इसको तो हम ऐसे भी हरा देंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में पृथ्वीराज चौहान आ गए और उस ओवर कॉन्फिडेंस ने पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में पराजित कर दिया। और इस युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में, मोहम्मद गौरी की जीत हुई, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया गया और बंदी बनाकर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने मौत के घाट उतार दिया।
मोहम्मद गौरी वो गलती नहीं किया जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने किया। और यहां पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी कहानियां हैं पृथ्वीराज चौहान को लेकर के, उन कहानियों से आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं आता है, तो उन कहानियों को जानने की भी कोई आवश्यकता आपकी नहीं होनी चाहिए। फाइनली यह हुआ कि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। मोहम्मद गौरी ने छल कपट यन केन प्रकार पृथ्वीराज चौहान को मौत के घाट उतार दिया। पृथ्वीराज चौहान को मौत के घाट उतार दिया। पृथ्वीराज चौहान के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो से मिलती है, पृथ्वीराज विजय से मिलती है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई है, पृथ्वीराज विजय के रचयिता जैनक है। इन ग्रंथों से हमें पृथ्वीराज चौहान के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और यह जो तराइन का द्वितीय युद्ध है, इस युद्ध ने ही भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित किया है। तराइन के द्वितीय युद्ध ने ही भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित किया है, इस्लामी सत्ता को स्थापित किया है। कैसे हम यह बात कह सकते हैं? इसलिए हम यह बात कह सकते हैं क्योंकि उस समय के भारत का अगर हम अवलोकन करें तो उस समय के भारत का सबसे महानतम शासक पृथ्वीराज चौहान था, जिसकी राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया और मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर शासन करना शुरू किया। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर शासन करना शुरू किया। और कई सारे विद्वान इस पक्ष में लिखते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध ने ही भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित किया है। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ हो या अन्य इतिहासकार हो, हर किसी ने तराइन के द्वितीय युद्ध को ही भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना का युद्ध माना है। तो आपको भी मानना होगा। और आपके परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है किस युद्ध ने भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित किया है, तो आंसर होगा आपको तराइन का द्वितीय। तराइन का द्वितीय। पृथ्वीराज चौहान के बीच छोटे मोटे शासक थे। पृथ्वीराज चौहान जैसे शक्तिशाली और महान शासक नहीं था कोई, बल्कि पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है छोटे मोटे शासक थे। पृथ्वीराज चौहान के बाद छोटे मोटे शासक थे, उसको भी मोहम्मद गौरी ने पराजित किया। और ध्यान दीजिएगा, जब मोहम्मद गौरी पाकिस्तान के रास्ते पंजाब को जीतते हुए, दिल्ली हरियाणा को जीतते हुए, और तराइन के युद्ध का मैदान हरियाणा में है, तराइन के युद्ध का मैदान हो गया, पानीपत के युद्ध का मैदान हो गया, ये सब हरियाणा में है। जब दिल्ली पर कब्जा मोहम्मद गौरी ने कर लिया, तो मोहम्मद गौरी पुनः आगे बढ़े, राजस्थान को जीते, मध्य प्रदेश को जीते, उत्तर प्रदेश को जीते, बिहार को जीते, बंगाल को जीते, असम को जीते। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो जो मोहम्मद गौरी था, लगभग पूरे उत्तर भारत को मोहम्मद गौरी ने जीत लिया था। पूरे उत्तर भारत को मोहम्मद गौरी ने जीत लिया था। और इस पूरे उत्तर भारत में इस्लामी शासन की स्थापना हो गई थी। मोहम्मद गौरी के कई सेनापति थे, योग्य सेनापति सब थे। मोहम्मद गौरी के कई अच्छे अच्छे सलाहकार थे, कई गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के उन सेनापतियों में एक प्रमुख सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी ने बख्तियार खिलजी को यह अधिकार दिया कि वह पूर्वी भारत पर आक्रमण करे, पूर्वी भारत पर आक्रमण करे और पूर्वी भारत को जीते। मोहम्मद गौरी के आदेश पर उनके सेनापति बख्तियार खिलजी पूर्वी भारत की ओर गए और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया, बिहार को 1203 में जीता। बंगाल पर आक्रमण किया, बंगाल को 1204-5 में जीता। असम पर आक्रमण किया, असम को 1206 में जीता। असम पर आक्रमण किया, असम को 1206 में जीता। और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो बख्तियार खिलजी था, जब वे बिहार, बंगाल, असम के अभियान पर थे, तो इस दौरान उन्होंने बिहार, बंगाल, असम के कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा, कई विद्यालयों को ध्वस्त किया, नष्ट किया। जैसे कि उस समय का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में हुआ करता था, बिहार के नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी नहीं किया, और बख्तियार खिलजी एक मुसलमान था, अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान को माना जाता है। यह भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा है। यह तो पूछा ही है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया है, तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। साथ ही इस संदर्भ में भी यह प्रश्न पूछा है, धर्म के संदर्भ में, संप्रदाय के संदर्भ में, कि संप्रदाय के लोगों के कारण जो है
नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त किया गया है तो उत्तर उसका मुसलमान होगा, उत्तर उसका मुसलमान होगा। और बिहार ही नहीं बल्कि बंगाल के क्षेत्र में भी उन्होंने काफी क्षति पहुंचाई। इस प्रकार मोहम्मद गौरी भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित करने में सफल हुए। और जो मोहम्मद गौरी था, जैसे आप याद कीजिए महमूद गजनबी उधर खड़ा होइए तो पिलर के पास, हाँ, महमूद गजनबी भारत पर जब बार बार आक्रमण कर रहा था तो उनके साथ कौन कौन आया था? हाँ ठीक है, कौन नहीं आया था? हाँ बैठ जाइए। लड़कियां जवाब दे रही है, वो लड़की को मतलब लाज शर्म होता है, और लड़का एकदम निर्लज पतित बेहया निकम्मा होता है। लड़की समझ गई है, लड़की सब पढ़ रही है, देख रहे हैं आज लड़की सब बड़ी जवाब दे रही है। ठीक, आपके सामने मैंने पूछ रहे हैं, लड़का से भी पूछे लड़की से भी पूछे, और पढ़ाया हुआ चीज ही पूछे। ऐसा तो नहीं है कि कल के टेस्ट की तरह पढ़ाए हैं वो भी नहीं पढ़ाए वो भी दे दिए, ऐसा तो नहीं है। सब 4-5 क्वेश्चन पूछे, सब तो पढ़ाया हुआ ही पूछे। 2 लड़की से पूछे, 2 लड़का से पूछे, दोनों लड़का खड़ा है और दोनों का दोनों लड़की जवाब दे दी है। चलिए, तो मोहम्मद गौरी भी जब भारत पर आक्रमण कर रहे थे तो उनके साथ भी कई सारे लोग भारत आए थे। जैसे महमूद गजनबी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो महमूद गजनबी के साथ फरूखी, उत्बी, अलबरूनी आए थे। उसी प्रकार से जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था तो मोहम्मद गौरी के साथ भी कई सारे विद्वान आए थे। उन विद्वानों में एक प्रमुख विद्वान है, उनका नाम है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है वो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए हैं, और मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने के बाद शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का काम किया। और इस्लामी जगत में कई सारे संप्रदाय हुए, मूल तौर पर 5 संप्रदाय हम लोग पढ़ते हैं: चिश्ती संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, सतारी संप्रदाय। ये 5 संप्रदाय भारत के संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं। और इन 5 संप्रदायों में सबसे लोकप्रिय, सबसे उदार, सबसे बुद्धिवादी संप्रदाय के रूप में चिश्ती संप्रदाय उभरा था। और उस चिश्ती संप्रदाय के ही संत बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये सभी उस चिश्ती संप्रदाय के ही संत थे, चिश्ती संप्रदाय के ही संत थे। और जो चिश्ती संप्रदाय था उस संप्रदाय के संत सुल्तान और राज दरबार से अपना कोई संबंध नहीं रखता था। सुल्तान यानी शासक और राज दरबार से अपना कोई संबंध नहीं रखता था। समा यानी संगीत के माध्यम से इस्लाम धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास चिश्ती संप्रदाय के संत करते थे। चिश्ती संप्रदाय के संत करते थे। सबसे सरल और सादा जीवन चिश्ती संप्रदाय के संत ही व्यतीत करते थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना केंद्र बिंदु अजमेर को बनाया, राजस्थान के अजमेर को अपना केंद्र बिंदु बनाया, वहीं पर ठहरे, वहीं से चिश्ती संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का काम शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। इसके अलावे अगर हम मोहम्मद गौरी को देखें तो मोहम्मद गौरी ने जब भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित किया तो मोहम्मद गौरी ने भारत में एक सिक्का चलाया। मोहम्मद गौरी ने जो भारत में सिक्का चलाया, उस सिक्का पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित था। अर्थात यह बात निकलकर सामने आता है कि मोहम्मद गौरी को हिंदू देवी देवताओं की जानकारी थी। मोहम्मद गौरी का निधन 1206 में हो गया। 1206 में मोहम्मद गौरी के निधन होने के बाद मोहम्मद गौरी के जो 3 प्रमुख गुलाम थे, मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम याल्दोज कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के निधन होने के बाद मोहम्मद गौरी ने जो एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था भारत के भीतर, मोहम्मद गौरी ने उत्तरी भारत को जीतकर वहां पर इस्लामी सत्ता को स्थापित किया था। इस विशाल साम्राज्य को लेकर याल्दोज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच युद्ध होने लगे। लेकिन
याल्दोज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक में सबसे योग्य और दूरदर्शी कुतुबुद्दीन ऐबक निकले। कुतुबुद्दीन ऐबक ने याल्दोज की पुत्री से विवाह कर लिया, यानी याल्दोज को अपना ससुर बना लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से करवा दिया, उसको भी अपना संबंधी बना लिया। इस कुशल वैवाहिक नीति के तहत ऐबक ने याल्दोज और कुबाचा को अपने में मिला लिया और फिर ऐबक ने मोहम्मद गौरी के द्वारा विस्तारित साम्राज्य पर एक सल्तनत की स्थापना की, जिसे इतिहास में दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, जिसे इतिहास में दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस वंश को स्थापित किया, उस वंश को इतिहास में गुलाम वंश, दास वंश, इलबरी तुर्क वंश या ममलूक वंश कहा जाता है। गुलाम वंश, दास वंश, इलबरी तुर्क वंश या ममलूक वंश कहा जाता है, ममलूक वंश कहा जाता है। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो यहां पर हम यह भी बात कह सकते हैं कि जो आपको मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक बने। कुतुबुद्दीन ऐबक बने, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी बने। ऐबक ने जिस दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया, वह दिल्ली सल्तनत वह दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक अस्तित्व में रहा। 1206 से 1526 की अवधि है। क्या कहां से है? कहां से है? कौन क्लास करना है? कहां है उसका कॉपी किताब? कहां है जी? चलिए, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक यह दिल्ली सल्तनत जो है आपको अस्तित्व में रहा था। दिल्ली सल्तनत अस्तित्व में रहा था और इस दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है कुल 5 राजवंश के शासकों ने शासन किया था। 5 राजवंश के शासकों ने शासन किया था। जो 5 राजवंश के शासकों ने शासन किया था, उस 5 राजवंश में पहला गुलाम वंश है। गुलाम वंश का शासन 1206 से लेकर 1290 तक रहा। 1206 से लेकर 1290 तक रहा। दूसरा आपको खिलजी वंश है। खिलजी वंश है। खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 तक रहा। 1320 तक रहा। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ और जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश का शासन 1320 से लेकर 1414 तक रहा। 1414 तक रहा। फिर इसके बाद सैयद वंश, जो सैयद वंश है, सैयद वंश का शासन जो है आपको 1414 से 1451 तक रहा। 1414 से 1451 तक रहा। सैयद वंश के बाद आपको लोधी वंश है। अगर हम लोधी वंश की बात करें तो जो लोधी वंश है, लोधी वंश का शासन आपको 1451 से 1526 तक रहा। 1451 से 1526 तक रहा। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो ये 5 राजवंश के शासकों ने शासन किया है, अब विस्तार पूर्वक हमें इन 5 राजवंशों के विषय में पढ़ना है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। लेकिन परीक्षा के लिहाज से हम आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि आपको इन 5 राजवंशों ने जिस क्रम में शासन किया है उसको याद रखना है। प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी पूछा जा सकता है। आपके बिहार दरोगा परीक्षा में नहीं पूछा गया है, लेकिन अन्य परीक्षा में जो है यह प्रश्न पूछा जा चुका है। हमको लगता है बीपीएससी में पूछा गया है, तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है दरोगा में भी पूछ दे। तो ये 5 का क्रम आप याद रखिएगा। सबसे पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। इसका कुछ ट्रिक बन सकता है? हमको सोचने दीजिए बढ़िया नाम।
इसमें ट्रिक क्या है? कुछ नहीं, याद रखना आसान है, कुछ थोड़े है इसमें। इसका क्या ट्रिक बनाई है? ट्रिक भारी चीज का बनाया जाता है, ये तो आसान चीज है। तब इसमें क्या, इसमें कुछ है? कुछ नहीं है। कुछ सोचिए ये 5 शब्द पे। याद हो गया ना? हाँ, आगे देखिएगा, यहां पर इन लोगों का शासन रहा है लगभग 84 वर्ष, इन लोगों का शासन रहा है लगभग 30 वर्ष। कितना? 94। इन लोगों का शासन रहा है 37 वर्ष, और इसका कितना? 65। घटाइए ना जी, 75। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने का रिकॉर्ड तुगलक वंश, और सबसे कम वर्षों तक खिलजी, सबसे कम वर्षों तक खिलजी वंश। हाँ, 96 होगा। तो सबसे अधिक वर्षों तक तुगलक वंश और सबसे कम वर्षों तक खिलजी वंश। सबसे पहले गुलाम, सबसे अंतिम में लौदी। अक्रम में 94 होगा। 1320। अच्छा, 94 ही होगा जी। चलिए, जोड़ो घटो नहीं आता है आप लोग। यहां तक बात क्लियर है? चलिए, अब यहां से जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे गुलाम वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार अब मेरे साथ याद कीजिए। ठीक है, मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करना शुरू कब से किया है? 1175। 1175। मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करना शुरू कब से किया? 1175। भारत में पराजित होने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान? मोहम्मद। भारत में पराजित होने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान? मोहम्मद गौरी। आगे, मोहम्मद गौरी को कहां के और किस शासक ने पराजित किया? गुजरात के भीम द्वितीय। गुजरात के शासक ने भीम द्वितीय। तो मोहम्मद गौरी को किस प्रांत के शासक ने पराजित किया? गुजरात के। किस शासक ने? किस शासक ने? भीम द्वितीय। अच्छा, जो तराइन का युद्ध हुआ है, तराइन का जो युद्ध हुआ है, उसका तत्कालिक कारण क्या है? मोहम्मद गौरी द्वारा भटिंडा को जीता जाना। मोहम्मद गौरी द्वारा भटिंडा को जीता। तराइन के युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है? और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191। और द्वितीय युद्ध 1192। और दोनों युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज। प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई? प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान। और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद। भारत में किस युद्ध से इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई मानी जाती? कौन युद्ध से? तराइन के। भारत में किस युद्ध से इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई मानी जाती? तराइन के द्वितीय युद्ध। इसके बाद आगे बताइएगा कि जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी ने पूरे उत्तर भारत को जीता और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया, हाँ या ना? किया। ठीक है, मोहम्मद गौरी के साथ कौन सूफी संत भारत आए थे? शेख मोइनुद्दीन। मोहम्मद गौरी के साथ कौन सूफी संत भारत आए? शेख मोइनुद्दीन। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की है? शेख मोइनुद्दीन। उन्होंने अपने प्रचार का केंद्र बिंदु किसे बनाया? अजमेर को। किसे बनाया? अजमेर को बनाया। आगे बताइएगा कि मोहम्मद गौरी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, इन सभी क्षेत्रों को जीता था? जीता था। मोहम्मद गौरी ने अपने किस सेनापति के नेतृत्व में जीता था? बख्तियार। बिहार को कब जीता? 1203। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण का कारण किस संप्रदाय के लोगों को माना जाता? किसको माना जाता है? मुसलमानों को। बंगाल को कब जीता? 1204। असम को कब जीता? 1200। लक्ष्मी की आकृति की सिक्का जारी किया, हाँ या ना? और इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, एगो चंदावर का युद्ध लड़ा था मोहम्मद गौरी 1194 में।
कन्नौज के गहरवाल बंसी शासक जयचंद के साथ। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ और 1194 में जो चंदावर का युद्ध है मोहम्मद गौरी और जयचंद, इस युद्ध में भी मोहम्मद गौरी की जीत हुई। मोहम्मद गौरी की। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1100। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194। किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और जयचंद। इसमें किसकी जीत हुई? मोहम्मद गौरी की। ठीक है, बहुत सारी कहानी है यहां पर, लेकिन हम कहानी नहीं कहते हैं क्योंकि किसी भी कहानी से कोई भी प्रश्न नहीं आता है। कहानी कहना मतलब टाइम बर्बाद करना, यहां पर प्रश्न आता ही नहीं है तो फालतू का कहानी करके क्या फायदा। वैसा कहानी कहा जाता है जहां से प्रश्न आने की संभावना होती है, जहां बहुत ज्यादा कंसेप्ट होता है, कंसेप्चुअली क्वेश्चन बना सकते हैं, वहां पे कहानी कहने की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बताइएगा। मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी उसका कौन गुलाम बना? कुतुबुद्दीन। मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी उसका कौन गुलाम बना? अच्छा, याल्दोज कुबाचा किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी के निधन होने के बाद जो उत्तराधिकारी के युद्ध होने लगे थे उसको ऐबक ने अपनी किस नीति के तहत संभाला? किस नीति के तहत? वैवाहिक नीति के तहत संभाला। वैवाहिक नीति के तहत संभाला। और ऐबक ने भारत में कौन सल्तनत की स्थापना की? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक अस्तित्व में रहा? 1206 से 1500। 1206 से 1500। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने वंश के शासक? कितने वंश के शासक? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, सबसे अधिक वर्षों तक शासन किसने? सबसे कम दिनों तक? प्रथम राजवंश, अंतिम राजवंश। अंतिम राजवंश। बात क्लियर है? याद हो गया ना? बैठ जाइए। चलिए आगे, गुलाम वंश। चलिए देखिए, आप सुनिए, ध्यान दीजिएगा ऑनलाइन में क्या क्या हो रहा है। यहां पे मयंक यादव कह रहा है कि शिल्पी आप कहां से हो? मयंक यादव आप यही सब करते रह जाइएगा जीवन भर, आपका कोई उपाय न है। आज शिल्पी को कह रहे हैं, कल पिंकी को कहिएगा, आप परसों चिंकी को कहिएगा कहां से हो। देखिए, जानते हैं हम बार बार कहते हैं क्लास में, आज के डेट में असफल होने के लोगों के असफल होने का एक कारण यह भी है कि लोग खुद के विषय में नहीं सोचता है और दूसरे के विषय में खूब सोचता है। हम पढ़ा रहे हैं, हम याद करवा रहे हैं, वो सब कमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन शिल्पी तुम कहां से हो ये कमेंट जरूर लिख रहा है। उसको ब्लॉक मार दीजिएगा, तो मयंक यादव को ब्लॉक मार दीजिएगा। ठीक है, जब यही सब करना है तो ब्लॉक मारिए। ठीक है, ब्लॉक मारिए उसको। ठीक है, अब करते रहेगा अपना, शिल्पी तुम कहां से हो, पिंकी तुम कहां से हो, चिंकी तुम कहां से हो, करते रहेगा अपना जीवन भर यूट्यूब पे जाकर के। हम तो अपने एप्लीकेशन से ब्लॉक मरवाइए रहे हैं। कहां से हो? तुम्हारे नानी घर से। चलिए आगे आइएगा। देखिए, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर शमसुद्दीन क्यूमर्स तक शासक हुए, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम शासक तथा शमसुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश के अंतिम शासक हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर शमसुद्दीन क्यूमर्स तक जो कई शासक गुलाम वंश में हुए, उसमें गुलाम वंश का जो सबसे 3 महान शासक हैं, जिसके विषय में मुख्य तौर पर हमें पढ़ना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। कहने के लिए तो इस राजवंश में रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, केकूबाद, शमसुद्दीन क्यूमर्स, ये सभी भी इसी राजवंश के शासक हैं, लेकिन इन लोगों का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। आराम शाह भी है, लेकिन इन लोगों का कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन शासक है। ये लोग अपनी दुनिया में मस्त रहते थे राजा। राजा का मतलब क्या होता है? राजा का मतलब होता है जनता के कल्याण के विषय में सोचना। राजा का कदापि यह मतलब नहीं होता है स्वयं के विषय में सोचना। जो राजा स्वयं के विषय में सोचा वो महान नहीं हो पाया। जो भोग विलास में व्याप्त रहा
वो महान नहीं हो पाया। जो जनता के कल्याण के विषय में सोचा, कल्याणकारी कार्य किए, वही महान हुआ। तो कहने के लिए तो गुलाम वंश में बहुत सारे शासक हैं, लेकिन उन शासकों में जो 3 प्रमुख शासक ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन है। ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन। गौर कीजिएगा यहां पर, मोहम्मद गौरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश और इल्तुतमिश का गुलाम बलबन। तो देखिए, सभी लोग एक दूसरे के गुलाम हैं। यही कारण है कि इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश कहा जाता है। गुलाम वंश या दास वंश कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि इसे इलबरी तुर्क वंश भी कहा जाता है, क्योंकि जो इल्तुतमिश था और जो बलबन था, ये लोग इलबरी तुर्क था। तुर्क में भी कई प्रकार के तुर्क होते थे। जो उच्च किस्म के तुर्क थे उसे इलबरी तुर्क, और जो निम्न तुर्क था उसे खिलजी कहा गया। समझिए, उसे खिलजी कहा गया। गौर कीजिएगा, सुनिएगा। तुर्क शासकों में भी उच्च जाति के तुर्क को इलबरी तुर्क और निम्न जाति के तुर्क को खिलजी तुर्क कहा गया। तो इस वंश के कई सारे शासक ऐसे थे जो इलबरी तुर्क वंश से थे, इसलिए इस वंश को इलबरी तुर्क कहा जाता है। इसके बाद गुलाम वंश का जो सबसे उपयुक्त नाम है, जिसे इतिहासकारों ने स्वीकार किया है, वह है ममलूक वंश या मामलूक वंश। सुनिएगा, मामलूक वंश। यहां पर मामलूक कहा किसे जाता है? कोई स्वतंत्र माता पिता के संतान जो किसी कारणवश गुलाम बना लिए गए, उन्हें ही मामलूक कहा जाता था अरब जगत में। उन्हें ही अरब जगत में मामलूक कहा जाता था। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि वैसे गुलाम जो जन्म से गुलाम नहीं था, बल्कि वो स्वतंत्र माता पिता का संतान था, लेकिन किसी परिस्थिति बस, किसी कारणवश वह गुलाम बना लिए गए, उन्हें ही ममलूक कहा गया। और इस वंश के अंतर्गत जो ही स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, ये सभी स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, और इन्हें विषम परिस्थितियों के कारण गुलाम बनना पड़ा। इसलिए इस राजवंश को मामलूक वंश भी कहा जाता है, और इस राजवंश का जो सबसे उपयुक्त नाम है वह मामलूक वंश है। क्या है? मामलूक वंश है। तो एक तो इस राजवंश को जो कई नामों से जाना जाता है, हमने आपको बता दिया किस लिए कौन सा नाम दिया गया है, सबसे उपयुक्त नाम क्या है, यह सभी बात हमने आपको बता दिया। अब देखिएगा, जो गुलाम वंश, इलबरी तुर्क वंश, दास वंश, मामलूक वंश, कुछ भी कहना है कहिए, जो कहना है आप कहिए। इस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। ऐबक ने स्थापना करके अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। लाहौर को राजधानी बनाकर ऐबक ने शासन करना शुरू किया। जब ऐबक ने शासन करना शुरू किया तो उन्होंने कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने आप को, ऐबक ने अपने आप को मोहम्मद गौरी का सिपह सालार कहा, यानी मोहम्मद गौरी का सिपाही कहा। तो ऐबक कभी भी सुल्तान की पदवी को धारण नहीं किया, बल्कि मलिक और सिपह सलार की उपाधि से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। लेकिन उन्होंने शासन निश्चित तौर पर संपूर्ण भारत के उत्तरी भाग में करने का काम किया।
ऐबक को अगर हम देखें तो इन्होंने अपने जीवन को कुरान के अनुरूप अपनी दिनचर्या को सजा रखा था, इसलिए उन्हें कुरान खां भी कहा जाता है। और कुरान यह कहता है कि एक सच्चे मुसलमान को एक दिन में कम से कम 5 बार नमाज अदा करना चाहिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा करते थे, इसलिए उन्हें कुरान खां कहा गया। उन्होंने अपनी पूरी जीवन शैली को कुरान पर सजा रखा था और उसी के अनुरूप अपना क्रियाकलाप ऐबक किया करते थे। ऐबक दयालु भी था, जब वो दान देता था तो लाखों में दान दिया करता था साधु संतों, इसलिए उन्हें लाख बख्श भी कहा गया, इसलिए उन्हें लाख बख्श भी कहा गया, लाख बख्श भी कहा गया। ऐबक ने अपने शासनकाल के दौरान दिल्ली के भीतर एक मस्जिद बनाया जिसे कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहते हैं। फिर राजस्थान के अजमेर के भीतर भी एक मस्जिद बनाया 2.5 दिन में, मात्र 2.5 दिन में उस मस्जिद को बना दिया, जिस वजह से उस मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। तो दिल्ली का कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद हो, राजस्थान के अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा हो, यह भी एक मस्जिद ही है। इन दोनों का निर्माण ऐबक ने करवाया। यानी ऐबक ने भारत में इस्लामी स्थापत्य कला की नींव रखी। ऐबक ने भारत में इस्लामी स्थापत्य कला की नींव रखी। और यही नहीं बल्कि ऐबक ने दिल्ली के भीतर कुतुब मीनार की नींव रखी। ऐबक अपना आदर्श एक सूफी संत बख्तियार काकी को मानता था, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी। और बख्तियार काकी को ऐबक ही अपना आदर्श नहीं मानता था, बल्कि बख्तियार काकी को इल्तुतमिश भी अपना आदर्श मानता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार खिलजी के सम्मान में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी और वे कुतुब मीनार को 4 मंजिला बनाना चाहते थे। लेकिन जब कुतुब मीनार का निर्माण कार्य चल ही रहा था, उसी दौरान 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक बुरी तरह घायल हुए और फिर उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद आराम शाह बने शासक। आराम शाह नाम मात्र का शासक था, लाहौर को राजधानी बनाकर शासन किया। आराम शाह को इल्तुतमिश ने पराजित किया और गद्दी प्राप्त की। और जब इल्तुतमिश शासक बना तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया, अर्थात जो कुतुब मीनार 4 मंजिला बनना जाना था, उसे 4 मंजिला बनाने का काम जो है आपको इल्तुतमिश ने किया। अर्थात कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश जब शासक बने तो इल्तुतमिश के शासक बनने का दिल्ली के अमीरों ने विरोध किया और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया, क्योंकि इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम हुआ या नहीं? गुलामों का गुलाम हुआ। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हुए दिल्ली के अमीरों ने इनको सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात इल्तुतमिश ने अपने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया जिसे चालीसा दल कहा गया। और उस चालीसा दल के मदद से इल्तुतमिश ने अपने खिलाफ उठ रहे विरोध के स्वर को दबाया। साथ ही साथ इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। इनसे पहले जो सुल्तान थे उनकी राजधानी लाहौर हुआ करती थी। इन्होंने ही अपनी राजधानी सर्वप्रथम दिल्ली को बनाया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर के इल्तुतमिश ने शासन किया। साथ ही साथ बगदाद के खलीफा मुस्तान सिर बिल्लाह ने इल्तुतमिश को ही सर्वप्रथम खलीफा का प्रमाण पत्र दिया। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिल्ली को राजधानी बनाया और बगदाद के खलीफा मुस्तान सिर बिल्लाह से खलीफा से सुल्तान का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहे तो आंसर ऐबक होगा, लेकिन उसमें अगर वास्तविक शब्द जोड़ दे तो आंसर इल्तुतमिश होगा, इल्तुतमिश होगा। इतना बात समझ में आया? चलिए ठीक है। तो अब इल्तुतमिश को जानेंगे आगे, लेकिन उससे पहले चीजों को याद करते हैं। ठीक है, यहां तक याद करते हैं।
गुलाम वंश को किन किन नामों से जाना जाता है? यहां पर एक से बढ़ के एक ट्रिक आ रहा है। गुल खिला के तूने सिया को लूटा। अच्छा, ट्रिक जो है ना, जो टफ चीज होता है ना, उसको याद करने के लिए ट्रिक होता है। ये सब तो आसान चीज है, इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक? समझे? चलिए आगे आइएगा। गुलाम वंश को किस किस नाम से जाना जाता है? दास, इलबरी, मामलुक। दास, इलबरी, सबसे उपयुक्त नाम किस? गुलाम वंश का सबसे उपयुक्त नाम मामलुक वंश। और ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करके किस शहर को अपनी राजधानी बनाकर किस शहर को? लाहौर को। और जो ऐबक है उन्हें कुरान खां कहा जाता है, हाँ या ना? लाख बख्श, हातिम द्वितीय कहा जाता है। इन सभी उपनामों से जाना जाता है। तो कुरान खां, लाख बख्श, हातिम द्वितीय के उपनाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन। तो कुरान खां, लाख बख्श, हातिम द्वितीय के उपनाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। इसके बाद आगे बताइएगा कि भारत के भीतर इस्लामी स्थापत्य कला की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, उसका निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। इसके बाद आपको राजस्थान के अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा, उसका निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। इसके बाद दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने रखी और उसके निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया? ये जो कुतुब मीनार है किसके सम्मान में? बख्तियार काकी के सम्मान में, बख्तियार काकी के सम्मान में। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बताइएगा कि आपको कौन सा खेल खेलते समय घोड़ा से गिरकर, कौन सा खेल? चौगान खेलते समय। और कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? आराम शाह का उत्तराधिकारी कौन? इल्तुतमिश। अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने लाया? लाहौर से दिल्ली कौन लाया? अच्छा, इसके बाद दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान कौन हुए जिसे बगदाद के खलीफा मुस्तान सिरबिल्ला ने सुल्तान होने का प्रमाण पत्र दिया? किसने? इल्तुतमिश। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा। दिल्ली को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया? दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। चलिए ठीक है, इतना बात क्लियर है? इतना में कोई दिक्कत आपत्ति नहीं ना? इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? इसे आगे अगली क्लास में देखेंगे। चलिए अब आपसे कुछ बात करते हैं। देखिए, हम तो टेलीग्राम पे डाल ही दिए थे, आप तो देख ही लिए होंगे। टेलीग्राम पे हम डाल दिए थे एक्साइज दरोगा 100 और 200 के बीच में, 100 से ज्यादा 200 से कम के आसपास में एक्साइज दरोगा का जो है नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। बिहार कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, कभी भी दे सकता है बोर्ड। और ये जो 900 सीट वाला अफवाह है, वो अफवाह ही है, उसमें सच्चाई नहीं है। दरोगा का पूरे बिहार में, एक्साइज दरोगा का पूरे बिहार में सीट ही है आपको 350 के आसपास। हाँ, 350 के आसपास। तो 900 दरोगा का कहीं से वैकेंसी आ जाएगा, समझे? उसमें 126 पोस्ट तो भरा हुआ ही है, ठीक है? तो 100 और 200 के बीच में आएगा, लेकिन वैकेंसी आएगा। और बिहार दरोगा का मुख्य वैकेंसी भी आपको आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। तो कल से जो है, बीता हुआ कल एक टेस्ट हुआ था, फुल लेंथ टेस्ट हुआ था। आशा करते हैं आप लोग टेस्ट दिए होंगे, क्वेश्चन बनाए होंगे। एकदम परीक्षा के अनुकूल ही क्वेश्चन था। तो परीक्षा भी हार्डे पूछता है, परीक्षा कोई आसान थोड़े पूछता है, परीक्षा भी हार्डे पूछता है। और ये प्रत्येक रविवार को जो है ये टेस्ट होगा। प्रत्येक रविवार को शाम में 4 बजे से ये टेस्ट को लॉक कर देते हैं क्या? हाँ, प्रत्येक रविवार को शाम में 4 बजे से ये टेस्ट होगा। ऑफलाइन तो 4 बजे से ही हो जाएगा, ऑनलाइन जो है रात में 10 बजे तक क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा। आप अगली सुबह बनाइए या फिर नहीं बनाइए, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आपका जीवन, आपको क्या करना है आप जानिए। तो
तो ऑनलाइन उस टाइम ही अपलोड किया जाएगा। और ऑनलाइन छात्रों से यह निवेदन है कि आपको जब क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा तो अगली सुबह आप निकाल करके उसमें आंसर के साथ अपलोड हम करते हैं, तो निकाल करके जो है आप अपना बना लीजिए और आंसर से मिला लीजिए और देख लीजिए आपको कितना आया है। और कल के टेस्ट का जो टॉपर है उसको 60 मार्क आया था, 60 ऐसे तो 87 आया था, लेकिन वो फर्जी था। 82 भी फर्जी था, क्योंकि 87 82 के बाद सीधे 60 आ गया, 60 के बाद 54 55 ऐसे था। तो कल के टेस्ट का जो टॉपर था उसको 60 मार्क था। यानी बच्चा सब बड़ी धुरफंदी करता है, ठीक है, इतना बढ़िया से समझा देते हैं हर चीज, फिर भी धुरफंदी करता है, फिर भी गलत धंधा करता है, समझे। हाँ, तो ये सब गलत धंधा नहीं करना चाहिए। क्या पता कैसे लीक हो गया। चलिए, होमवर्क सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। क्या क्या खत्म हो गया होमवर्क के माध्यम से? पॉलिटी खत्म हो गया, उसके बाद बंद है होमवर्क। अच्छा, हिस्ट्री तो पढ़ा ही रहे हैं। हाँ, ज्योग्राफी बोले थे होमवर्क में चलाएं। हाँ, चलिए ठीक है। होमवर्क में आज से ज्योग्राफी घटना चक्र से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए, यही है। ऑनलाइन वाला सब बाद में मैसेज करता है, सर फोटो खींच के भेजिए बुक का, देख लीजिए। फोटो खींच के भेजने के लिए मत करिएगा, यही है भूगोल। आप पीछे भी देख लीजिए। हाँ, समझ गए। तो आज से होमवर्क शुरू करते हैं भूगोल। क्या? भूगोल। पहला चैप्टर है सामान्य परिचय। इसमें टोटल क्वेश्चन है कितना है? सामान्य परिचय में देखिए, क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्करेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश, ये सब करके आना है। कितना क्वेश्चन हो जाएगा? अच्छा, सब नहीं कीजिएगा तो कम से कम 3 पॉइंट तो कर ही लीजिए। क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्करेखा, इतना तो कर ही सकते हैं। तो क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्करेखा, क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्करेखा, इतना को आप निश्चित तौर पे कर लीजिएगा, ठीक है। इतना को आप निश्चित तौर पे कर लीजिएगा। तो एक चैप्टर को 2 भाग में बांट के देते हैं, ये तो बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं हुआ। ज्योग्राफी पहला चैप्टर में क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्करेखा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए, इसको आप जैसे पॉलिटी आपने किया है, अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, तो मम्मी कसम आप जिस देवी देवता को मानते हैं आपको उसकी कसम और हमारी कसम, ठीक है। कौन कौन लोग ऐसे हैं जो सच में पॉलिटी किए हैं? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना कसम देने के बावजूद आप गलत नहीं बोल सकते, इतना विश्वास है हमको, ठीक है। जैसे आपने पॉलिटी किया है वैसे ही आपको ज्योग्राफी भी करना है। पॉलिटी का टेस्ट होना था, टेस्ट नहीं हो पाया है। कभी अगर बिट्टू सर क्लास स्किप करेंगे ना तो वहां पे पॉलिटी का टेस्ट करवा दें, ठीक है। या फिर कभी हम ही क्लास स्किप किए, हम तो ऐसे नहीं करते हैं, आपके बैच में हम क्या करते हैं, मेरा बहुत रेयर केस में होता है स्किप। अगर मे भी कभी होगा तो पॉलिटी का टेस्ट करवा देंगे, ठीक है। हाँ क्या? क्या? हाँ सुनिए, हाँ। और इतिहास में जो है, जहां तक जैसे जैसे होते जा रहा है वैसे वैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करते जाइएगा। और होमवर्क था, आप लोग बोले कोई होमवर्क नहीं था, होमवर्क था। हिस्ट्री में पहला, दूसरा, तीसरा ऑब्जेक्टिव दीजिए। तो किया है ना? सम्मिलित रूप से जवाब दीजिए, बोलिए तो सब लोग। शाहनामा के रचयिता, फिर भारतीयों में यह दृढ़ विश्वास है कि उनके जैसा कोई देश नहीं, कोई राजा नहीं, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं। अल किताबुल हिंद का हिंदी भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? रजनीकांत शर्मा। रजनीकांत गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? फैजी ने किया था। प्रथम मुस्लिम कवि कौन था जिसने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया? अमीर। आगरे की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बाबर ने। मुबय्यन पद शैली का रचना किसने? महाभारत का बांग्ला भाषा में प्रथम अनुवाद किसने किया? काशी रामदास। दिल्ली स्थित सुल्तानगढ़ी अथवा नसरुद्दीन के मकबरे का निर्माण करता? इल्तुतमिश। अरबों द्वारा सिंध की विजय का इतिहास हमें किस ऐतिहासिक घटना से? किससे? दिल्ली में लाल किले के अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाया? किसने? औरंगजेब। कन्नौज को बर्बाद करके शेरसूर नगर स्थापित किसने? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा। अच्छा, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति मक्का के हीरा नामक गुफा में कब हुई? 600। भारत की जनता के लिए सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया? अरबी। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किस नाम से किया गया? कालीला वादिमना। चलिए ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर भी हो ही गया है। चौथा नंबर का भी आप ऑब्जेक्टिव याद करके आइएगा, और अगले क्लास में जब आप आइएगा ना तो 1 बाय 1 पूछेंगे। आज तो सम्मिलित रूप से पूछ दिए, तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक का ऑब्जेक्टिव करके आइएगा। और ध्यान दीजिएगा, अगले क्लास में इस 1 से 4 तक में कोई भी ऑब्जेक्टिव में अगर आपको प्रॉब्लम हो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगले क्लास में पूछ लीजिएगा हमसे, हम आपको बता देंगे। धन्यवाद सभी लोगों का। है कौन चीज चालू होगा? कौन चीज? संडे को? हाँ, 2 तो हो रहा है ना लगभग में, देखते हैं। चलिए ठीक है, हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का। थोड़ा देर के बाद काटिएगा।